आज रविवार का दिन है, आपकी छुट्टी होगी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए आप देश दुनिया की खबरें देखने के लिए टीवी के सामने ही बैठे होंगे। आज आपके लिए जो पहली रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट में इजराइल पर एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का अलर्ट है। आपको बता दें, कल 7 अक्टूबर है। यही वो दिन है जब 1 वर्ष पहले हमास ने इजराइल पर बीते कुछ दशकों में सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था। 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, कई लोगों को बंधक बनाया गया था, जिनमें से अभी भी कुछ लोगों की रिहाई नहीं हो पाई है। इन 364 दिनों में जंगी हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ चुके हैं। इजरायल एक साथ गाजा, लेबनान, ईरान और यमन समेत कई फ्रंट पर युद्ध कर रहा है। अब ईरान की तरफ से कल फिर बड़े हमले का खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो ये रात अपने साथ महायुद्ध लेकर आ सकती है। 7 अक्टूबर, इस तारीख को लेकर इजराइल से अमेरिका तक हाई अलर्ट है। अक्टूबर, इस दिन को लेकर अमेरिका ने इजराइल को पूरी तरह से सतर्क रहने की सूचना दी है। 7 अक्टूबर, इस तारीख से अब मिडिल ईस्ट की दुनिया डरने लगी है। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट में जो रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल वाले शोले बरस रहे हैं, सबकी शुरुआत इसी 7 अक्टूबर की तारीख से हुई है। इस घटना का अध्याय खोलने से पहले आपको 7 अक्टूबर यानी सोमवार को लेकर जारी हमले के अलर्ट के बारे में बताते हैं। 7 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर हमास की तरफ से किए गए बड़े हमले को 1 साल पूरा हो रहा है। जानकारी के अनुसार इस दिन एक बार फिर इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हमला हिजबुल्लाह और हूती मिलकर कर सकते हैं। हमले का ब्लूप्रिंट ईरान की तरफ से तैयार किया गया है और इसको लेकर यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इन प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई है। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स इलाके पर हमले किए जा सकते हैं। हमले का खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मौजूदा समय में इजराइल हमास के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान वाले फ्रंट पर भी जंग लड़ रहा है। इन दिनों लेबनान के साथ भीषण युद्ध चल रहा है। बीती रात ही इजरायली सेना की तरफ से लेबनान के कई इलाकों में जबरदस्त अटैक किए गए हैं। ऐसे में लेबनान और ईरान दोनों इजराइल से बदला लेने की फिराक में बैठे हैं और 7 अक्टूबर के दिन इस प्रतिशोध को पूरा करने की तैयारी चल रही है। चार अक्टूबर को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने जो संबोधन किया था, उसमें भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमास के हमले को सही ठहराया था। तो क्या ये खामनेई की तरफ से इजराइल पर एक और ऐसे ही हमले का इशारा था?
7 अक्टूबर को हमले के खतरे की गंभीरता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI भी इसको लेकर काफी सतर्क है। FBI ने इजराइल को हमले वाला अलर्ट किया है। FBI के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़े हमले का खतरा है। ईरानी प्रॉक्सी हमला करने की तैयारी में है और यह हमला बीते साल 7 अक्टूबर को किए गए अटैक से बड़ा हो सकता है। इजराइल के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन से स्ट्राइक की जा सकती है, इसलिए इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर नए हमले का मंसूबा बना रहे हैं, तो इजराइल ने भी इस हमले से निपटने के बंदोबस्त कर लिए हैं। इजरायली सेना ने हमलों से निपटने के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी हाई अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर के इलाकों में भी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद से सारी इजरायली एजेंसियां एक्टिव हैं। हमले के खतरे के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। अगर इजराइल को दोबारा जख्म दिए गए तो इसका अंजाम काफी खतरनाक होगा। IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है, इस हफ्ते हम युद्ध की वर्षगांठ 7 अक्टूबर को मनाएंगे। इस दिन की आशंका से हम बढ़ी हुई सेना के साथ तैयार हैं। वे घरेलू मोर्चे पर हमला करने की कोशिश करेंगे। 7 अक्टूबर को लेकर इतना डर क्यों है, इसके लिए एक बार आपको बताना जरूरी है कि बीते साल इस दिन इजराइल में क्या हुआ था। ये तस्वीरें दुनिया भूली नहीं होगी, जब आसमान और जमीन दोनों से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला किया। अचानक इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए, बॉर्डर पर दीवार को तोड़कर घुसपैठ की गई और बेगुनाह इजरायलियों के खून की होली खेली गई। कई नागरिकों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में जो कुछ शुरू हुआ, उसकी तपिश दुनिया अब तक झेल रही है। इजरायली सेना ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा को नेस्तनाबूद कर दिया। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक के इलाके तक इजरायली सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। हालांकि अब इजराइल का फोकस लेबनान की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह अंत करने के इरादे से हमले कर रहा है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को स्ट्राइक में मार दिया गया। अब तैयारी हिजबुल्लाह के दूसरे बड़े चेहरों के खात्मे की है। लेबनान पर हमले से युद्ध में ईरान की भी एंट्री हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही ईरान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट मिसाइल से हमले किए गए थे, लेकिन अब ईरान प्रॉक्सी संगठनों के सहारे इजराइल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। खामनेई ने अपने संबोधन में मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की थी। तो सवाल है, क्या ये ईरान की तरफ से हमले से पहले संकेत देने की कोशिश थी? क्या अब अपनी साख बनाए रखने के लिए ईरान का हमला करना जरूरी है, या फिर ईरान को लगता है कि नए हमले के बाद ही इजराइल को रोक पाना संभव है? इन सब सवालों के जवाब आज की रात में छिपे हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला है इसकी दहशत दुनिया को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात पश्चिम एशिया में छिड़े एक ऐसे युद्ध की जिसमें सुपर पावर की एंट्री हो सकती है। इजराइल के खिलाफ ईरान के जंगी ऐलान के बाद हालात चिंताजनक हो गए हैं और पश्चिम एशिया की इस जंग में अमेरिका भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास भूमध्य सागर में अमेरिकन नेवी की पूरी फ्लीट मंडरा रही है। इसमें वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं। क्या इजराइल ने जो इंतकाम पूरा करने की कसम खाई थी, वो अधूरा काम अमेरिका करने वाला है? आखिर किस तरीके से तेल अवीव से तेहरान तक जंगी कोहराम का सायरन बज गया है? हम क्यों कह रहे हैं कि बेंजामिन बेकरार है और अमेरिका तैयार है?
इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। इजराइल और ईरान की तरफ से खौफनाक बारूदी मिसाइलों का विध्वंस जारी है। हर रोज लाखों डॉलर्स की मिसाइल इस जंग की भेंट चढ़ रही है। एक तरफ नेतन्याहू ने लंदन से लेकर ईरान तक हिजबुल्लाह के पूरे खात्मे की कसम खा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ खामेनेई ने भी अपने बारूदी ब्रह्मास्त्र से तेल अवीव को दहला दिया है। लेकिन इस जंग का गेम चेंजर खिलाड़ी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, क्योंकि पश्चिम एशिया के कोने कोने तक अमेरिकी फौज बैठी हुई है और अब समंदर में अमेरिकी वॉरशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट बहुत तेज हो गया है। अमेरिका के सैकड़ों फाइटर जेट्स, जासूसी विमान और अवाक सिस्टम को भी इजराइल से लगने वाले भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश की थी, अमेरिका तभी से एक्टिव हो गया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइलों ने 12 ईरानी मिसाइलों के इजराइल पहुंचने से पहले ही उन्हें हवा में नेस्त नाबूद कर दिया था। लेकिन अब अमेरिका बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल के पास समंदर में अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। आप खुद देखिए, इजराइल के पास जमीन और पानी पर चलने वाला यूएसएस वास्प तैनात है। इसके साथ ही यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल भी तैनात है। इजराइल के पास भूमध्य सागर में डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस बल्कली और यूएसएस आर्लेकबर्ग और यूएसएस कोल तैनात हैं, जबकि लाल सागर के पास यूएसएस जॉन आर पियर्स, यूएसएस मोफी, सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया तैनात हैं। वहीं ओमान की खाड़ी के पास यूएसएस अब्राहम लिंकन, डिस्ट्रॉयर यूएसएस ओकेन, यूएसएस स्टॉकडेल और यूएसएस एस्पेरेंस तैनात हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, अमेरिका किसी भी वक्त जंग का रुख पूरी तरह से बदल सकता है और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है। लॉयड ऑस्टिन के मुताबिक ईरान के हमले को रोकने में भाग लेने वाले अमेरिकी बलों के कौशल और बहादुरी पर गर्व है। हम पश्चिम एशिया में अपने बलों और हितों की रक्षा करने और इलाके में इजराइल और हमारे भागीदारों की रक्षा का समर्थन करने में कभी संकोच नहीं करेंगे। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी रक्षा मंत्री का आत्मविश्वास भूमध्य सागर में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स की मौजूदगी से ही देखने को मिलता है। इजराइल के पास अमेरिकन नेवी की इतनी बड़ी ताकत मौजूद है जिससे लड़कर जंग जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आपको समझने की जरूरत है कि आखिर इजराइल के पास तैनात अमेरिकी नेवी कितनी ताकतवर है। यहां तैनात है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसके अलावा गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस ओकेन, यूएसएस स्प्रोन्स, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर, यूएसएस स्टॉकडेल, यूएसएस आर्लेबर्ग और यूएसएस कोल तैनात हैं। इसके अलावा एम्फीबियस असॉल्ट शिप, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप, डॉक लैंडिंग शिप और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट भी तैनात है। वहीं पेंटागन की प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने साफ कर दिया है कि आगे इजराइल और ईरान में जो भी बात होगी वो अमेरिका के बिना नहीं हो सकती। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि इजराइल और ईरान में अब जो कुछ भी होगा उसमें अमेरिका बीच की भूमिका निभाने वाला है और इजराइल के पास समंदर में अमेरिकी नेवी की मौजूदगी इजराइल के दुश्मनों पर कितना भारी पड़ सकती है वो नेवी के इतने बड़े जखीरे से ही साफ जाहिर है। वहीं अगर पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिकी फौज की मौजूदगी की बात की जाए तो वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईरान से तनाव के बीच आने वाले वक्त में लड़ाई छिड़ने का खतरा बना हुआ है।
यही वजह है कि अमेरिका ने अतिरिक्त 3000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान किया है। एक आम समय में हर वक्त पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 34,000 सैनिकों की तैनाती रहती है। पिछले साल गाजा में इजराइल के एक्शन के बाद कुछ समय के लिए इसे बढ़ाकर करीब 60,000 कर दिया गया था, लेकिन अब भी पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। सीरिया 800 सैनिक, जॉर्डन 3000, सऊदी अरब 3000, इराक 6000, कुवैत 13,000 सैनिक, बहरीन 7,000 सैनिक, कतर में 13,000 अमेरिकी सैनिक हैं, यूएई में 5,000 और ओमान में करीब 600 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अब अमेरिका के साथ साथ नेटो में उसके सबसे खास पार्टनर ब्रिटेन ने भी पश्चिम एशिया में अपनी सेना बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन ने 700 अतिरिक्त सैनिक वेस्ट एशिया में भेज दिए हैं। यानी ईरान बेशक अपने मिसाइलों के दम पर इजराइल को कितना भी धमकाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई यही है कि अब ईरान ने कोई भी हरकत की तो तेहरान तक जंगी कोहराम की चीख सुनाई देगी, क्योंकि बेंजामिन बेकरार हैं और समंदर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारत का भगोड़ा और कट्टरपंथी जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है। वो एक महीने के लिए इस मुल्क में कट्टरपंथ की तलवार को नई धार देने पहुंचा। जाकिर नाइक के पास हर फसाद का एक ही इलाज है, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन उसकी इस थ्योरी को पाकिस्तान के ही एक हिंदू विद्वान ने सरेआम खारिज कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में वायरल है। पाकिस्तान की गुमनाम सनातनी ने कैसे जाकिर की कट्टरपंथी जुबान पर ताला लगा दिया, उन्होंने खुद TV9 भारतवर्ष के जरिए दुनिया को बताया। इस नफरती सूट बूटधारी स्वयंभू धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के पास कोई जवाब था भी नहीं, इसलिए घिसी पिटी लाइन दोहराकर पिंड छुड़ा लिया। कट्टरपंथ के कारोबारी, भारत के भगोड़े और इन दिनों पाकिस्तान के मौसमी मेहमान जाकिर नाइक से सवाल क्या हुआ और जवाब क्या मिला। ऐसे में अब दुनिया भर में कट्टरपंथी जाकिर की किरकिरी हो रही है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में सनातन का परचम बुलंद करने वाले प्रोफेसर मनोज चौहान की वाहवाही। सोशल मीडिया में आपने ये वीडियो देखा होगा। आज पूरी दुनिया के लोग इस सनातनी के बारे में जानना चाहते हैं। दुनिया का हर न्यूज चैनल इनसे बात करना चाहता है, लेकिन इन्होंने बात करने के लिए चुना सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष को। डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने जो सवाल किया था उनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था कि सनातन धर्म का जो एक एरा है वो 1,01,94,04,32,000 साल का है, और जब मेरा धर्म का ये भी जो एज बताई गई है, ये बताई गई है वेदों की जी। सनातन धर्म कब से है, आदि अनाथ, वो तो पता ही नहीं। 20,000 लोग वहां पर थे, और मैंने कहा जितने भी मज़ाहिब जो आए हैं वो अभी आए हैं, और मजहब के नाम पर जब लोगों पर आतंक फैलाया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा और लोगों को जबरी तौर पर अपने तरफ रागिब किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका हल आप कैसे निकालेंगे। पाकिस्तान में अस्तित्व के संकट से जूझ रहे सनातनियों के इस प्रखर आवाज ने वायरल वीडियो पर और क्या क्या कहा आपको दिखाएं। उससे पहले पाकिस्तान की सरजमी पर जाकिर नाइक की भद्द कैसे पिटी, बोलती कैसे बंद हुई। पाकिस्तान में सनातन धर्म नाम का संगठन चलाने वाले इस हिंदू ने जाकिर नाइक के सामने पहले दुर्गा सप्तशती की पंक्तियां पढ़ी। जाहिर है जाकिर नाइक के पास पाकिस्तानी लेकिन सनातनी मनोज चौहान के सवाल का जवाब नहीं था। ऐसे में उसने मजहबी एजेंडे को आगे किया और सवाल को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब प्रोफेसर मनोज चौहान ने TV9 भारतवर्ष के जरिए जाकिर नाइक को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा था कि 50 लाख लोगों को मैंने हिंदुओं से मुसलमान किया। बहुत अच्छी बात आपने किया, इस्लाम की तरफ राग़िब किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने ये भी कहा कि आपने कितने लोगों को इंसान बनाया इसमें से, क्योंकि मेरा तो मानव धर्म है। मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने हिस्ट्री बयान की और 1 घंटे के लेक्चर दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया।
प्रोफेसर मनोज चौहान ने जाकिर नाइक से बहुत तल्ख सवाल पूछा है। जाहिर है जब आसान सवाल का जवाब वो नहीं दे पाया तो मुश्किल प्रश्न का उत्तर वो क्या दे पाएगा। धर्म के नाम पर कत्ल आम हो रहा है, आप खुद देख रही हैं जी। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ, और ये किन की वजह से फैला हुआ ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। ये मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी वजह से हो रहा है। मेरा सवाल बड़ा भूल था, और अगर वो जवाब देते हैं इसका तो उनको टाइम लगता है इसका जवाब देने के लिए। उसके मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी का मतलब ये कि वो मुझे बता दें नंबर वाइज करके कि ये इस तरीके से होगा। हमारे यहाँ जब पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त 26% लोग हिंदूस थे, और आज दुर्भाग्यवश 3% सिर्फ माइनॉरिटी में हिंदू पर्सन लोग रह गए हैं जी। इसकी वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान में जाहिर सी बात है माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें फोर्स कन्वर्जन है, जबरी मजहब तब्दीली जिसे कहते हैं जी, गर्ल्स हिंदू गर्ल्स किडनैपिंग के मामलात हैं, फॉल्स ब्लास्फेमी के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात यहाँ पर हैं। तो इससे लोग खौफजदा होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान को फिर वो लीव कर जाते हैं। इस कड़वे सच को कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और खासकर हिंदू अब उंगली पर गिनने लायक रह गए हैं। अभी इसी साल मई में भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने दुनिया भर के 167 देशों में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 84% से बढ़कर 93% हो गई। यानी इस दौरान पाकिस्तान की आबादी में मुसलमान 10% बढ़ गए, जबकि इसी दौरान यहां हिंदुओं की संख्या 13% से 2% पर आ गई। यानी 65 साल में पाकिस्तान की आबादी में 80% हिंदू कम हो गए, जबकि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदू करीब 85% से 78% हो गए। यानी इस दौरान आबादी में हिंदू करीब 8% कम हो गए, जबकि इसी दौरान भारत में मुसलमान करीब 10% से 14% हो गए। यानी यहां आबादी में मुसलमान करीब 43% बढ़ गए। यह हुआ कैसे, इसका सच भी पाकिस्तान के सनातनी मनोज चौहान से ही सुन लीजिए। मैं अभी भी उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से ये चैलेंज करता हूं कि आप आए, पूरी दुनिया के लोगों का मुकाबला करेंगे, लेकिन सनातन धर्म के जो लोग हैं वो अलग किस्म के हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। ये जितने भी जो सिद्धांत इस पर दुनिया में बने हुए, ये जो विज्ञान है किसका है किसी को नहीं मालूम। ये सनातन धर्म हमारे वेदों जिस पर रिसर्च करके पूरी दुनिया ने प्रगति की। इस हकीकत से दुनिया वाकिफ है कि भारत का मंत्र सर्वधर्म समभाव है, यानी यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही मजहब की हनक चलती है और इस सनक में बाकी धर्मों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं भारत के आसमान में नए रक्षक की। भारत ने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसे स्वदेशी आयरन डोम भी कहा जा रहा है। राजस्थान के पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौजूदा समय में सुरक्षा की दृष्टि से एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत काफी बढ़ गई है। यूक्रेन और गाजा युद्ध ने उस जरूरत को दुनिया के सामने रखा है कि किसी भी देश के लिए अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम होना कितना जरूरी है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में ड्रोन हमलों ने जंग का पूरा डायनामिक्स ही बदल दिया है। इसलिए अब भारत के आसमान में उसका नया रक्षक सुरक्षा में तैनात होने जा रहा है। ये तस्वीरें देखने के बाद हिंदुस्तान के दुश्मन की नींद उड़ गई होगी। भारत का यह हथियार देखकर वो काफी सदमे में होगा। इस हथियार से बचने के उपाय करने की सोच रहा हो। यह भारत का स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका पोखरण में सफल परीक्षण किया गया है। उम्मीद के अनुसार डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर हुई और इसने कुछ ही सेकंड में पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। यह चौथी पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए तैयार किया गया है। इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। इस मिसाइल और लॉन्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके।
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें किसी भी बड़े शहर या रणनीतिक रूप से अहम किसी लोकेशन की सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए गए हैं। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरह की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए गए थे। इसकी खासियत की बात करें तो यह एयर डिफेंस सिस्टम अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इसकी खासियत इसकी सटीकता और कम रेंज में बेहद तेज प्रतिक्रिया है, जो हवाई रक्षा के लिए इसे प्रभावी बनाती है। ये मिसाइल दुश्मन के विमानों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को कम दूरी पर टारगेट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों के परीक्षण के लिए डीआरडीओ और सेना को बधाई दी है। अब सवाल यह है कि भारत को इस एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों थी? इसके लिए दुनिया में चल रहे 2 युद्धों का विश्लेषण करना जरूरी है। पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की करते हैं। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को बता दिया कि अगर आपका आसमान सुरक्षित नहीं है तो आपका दुश्मन कभी भी और कहीं भी आपकी सीमा में अंदर घुसकर हमले कर सकता है। वो आपके सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ आपके जरूरी सिस्टम और नेटवर्क को तबाह कर सकता है, जैसा कि यूक्रेन के साथ हुआ। शुरुआत में रूसी आर्मी ने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के अंदर घुसकर राजधानी कीव तक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगभग तबाह कर दिया। यूक्रेन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था जो रूस की मिसाइलों, रॉकेट्स और ड्रोन अटैक को काउंटर कर सके। इसके बाद पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिले और वो पुतिन की सेना के हमले रोकने में सक्षम हो सका। बाद में यूक्रेन ने भी ड्रोन हमलों को अपनी ताकत बनाया और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को चोट देते हुए मॉस्को तक अटैक किया। यह बताता है कि किसी देश के पास उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होना कितना जरूरी है। अब बात अगर इजराइल हमास युद्ध या लेबनान युद्ध की करें तो यहां भी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ताकतवर हथियार के तौर पर दुनिया के सामने उभरा। आज इजराइल, हमास, लेबनान, यमन और ईरान के साथ कई फ्रंट पर वॉर कर रहा है। इनकी तरफ से लगातार इजराइल के शहरों को टारगेट कर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। लेकिन इजराइल की ताकत आयरन डोम ज्यादातर हमलों को नाकाम कर रहा है। ये तस्वीरें आयरन डोम की ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से इजराइल पर जो मिसाइल रॉकेट अटैक किया गया, उसमें भी इजराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल कर कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया।